हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फारियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई ऑफ अ गुड। इस वीडियो में हम देखेंगे सप्लाई शेड्यूल यानी कि पूर्ति तालिका। तो चलिए देखते हैं सप्लाई शेड्यूल क्या है। सप्लाई शेड्यूल डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ गुड आर प्रोवाइडेड फॉर सेल इन द मार्केट प्लेस एट डिफरेंट प्राइजेस इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब बाजार में, जब मार्केट में डिफरेंट प्राइस हो, है ना, अलग अलग कीमतें हों, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो, मतलब आपका कीमत विशेष हो और डिफरेंट क्वांटिटी हो, किस चीज़ की, गुड्स की या कमोडिटी की। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं किसके लिए? सेल के लिए। कहाँ पर? मार्केट प्लेस पर। तो जब मार्केट प्लेस में क्या की जाए, इनको प्रोवाइड किया जाता है, तो हमने क्या देखा था, वो सप्लाई कहलाता है। आपने जब सप्लाई वाला चैप्टर देखा था तब पढ़ा था कि एक ही निश्चित समय में विभिन्न कीमत पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं बेचने के लिए बाजार में जब उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसे पूर्ति कहते हैं या सप्लाई कहते हैं। ठीक, इसे पढ़ा था ना। तो सप्लाई शेड्यूल क्या है, लेकिन अभी तो ये सप्लाई है, पर सप्लाई शेड्यूल क्या है वो देख लेते हैं। सप्लाई शेड्यूल शोज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट दैट अ सेलर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइस लेवल ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो जब विभिन्न कीमतों पर, यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपकी, जब विभिन्न कीमत होंगी, है ना, डिफरेंट प्राइस होगा, डिफरेंट क्वांटिटीज होगी। ठीक, तो जब विभिन्न कीमतों पर उन कीमतों के बेचने के लिए उपलब्ध मात्राओं को एक तालिका के रूप में, एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए, है ना, तो क्या कर दिया जाए, एक टेबल के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। इसे दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए। इन अदर वर्ड्स, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ सप्लाई एट डिफरेंट प्राइजेज इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड आर शोन इन ए सप्लाई शेड्यूल। तो दूसरे शब्दों में अगर समझेंगे तो इस तरीके से समझ लीजिए कि जो पूर्ति की तालिका होती है उसमें एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर जब वस्तु की पूर्ति भिन्न भिन्न मात्राएं दिखाई जाती हैं तो उसे हम पूर्ति की तालिका यानी कि सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। इसे और भी सरल तरीके से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लीजिए आप एक सप्लायर हैं। ठीक है, आप एक सप्लायर हैं, तो आप जब सप्लाई करेंगे तो आपके क्या देखेंगे? एक पर्टिकुलर टाइम देखेंगे, है ना, और अपनी जो है ना, आपकी जो गुड्स होंगी, जो कमोडिटी होंगी, तो उनका क्या चाहेंगे कि जब प्राइस बढ़े तब आप मार्केट में उसके सब ना क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? डिफरेंट प्राइजेज, मान लीजिए अभी आपने ना सप्लाई कर दी, है ना, फिर हो सकता है कल तक कुछ रेट बढ़ जाए, परसों तक और रेट बढ़ जाए, है ना। तो क्या होगा? तो जब रेट बढ़ेगा तो थोड़ी सी मात्रा और बढ़ा देंगे, फिर और ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे, तो आपकी जो क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? वो डिफरेंट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो जितनी सप्लाई आप कर रहे हैं, प्राइस अगर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप अपनी क्वांटिटी में जो परिवर्तन कर रहे हैं, कम कर रहे हैं सप्लाई को या ज़्यादा कर रहे हैं सप्लाई को, तो इन सबको अगर एक टेबल पर शो किया जाए, एक टेबल पर शो कर दिया जाए तो उसे सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। सप्लाई शेड्यूल इज ऑफ टू टाइप्स। सप्लाई शेड्यूल दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। व्यक्तिगत सप्लाई शेड्यूल होता है, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका होती है, और बाजार पूर्ति तालिका होती है। व्यक्तिगत पूर्ति तालिका का क्या मतलब है, चलिए इसे समझ लेते हैं। Individual supply schedule. Individual supply schedule refer to a supply schedule that represents the different quantities of a product supplied by an individual seller at different prices. So, an individual supply schedule is formed on the basis of the estimated prices of an individual producers and the quantity supplied at those prices. तो यहाँ पर बोला गया है कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है या व्यक्तिगत पूर्ति तालिका क्या है। तो जब एक सप्लायर की बात की जाती है तो एक सप्लायर या एक
बिजनेसमैन की बात की जाए या एक फर्म ऑनर की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा, व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाएगी। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा या एक फर्म के द्वारा उसके द्वारा जितनी भी सप्लाई की जा रही है ना, डिफरेंट क्वांटिटी होगा, डिफरेंट आपका क्या होगा, प्राइस होगा, तो उन सब में क्या होगा, जब वो सप्लाई करेगा तो उस चीज़ को जो हम टेबल पे शो कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट में एक दुकानदार की, कोई एक दुकानदार को लिया, उस एक दुकानदार ने अपनी कितनी कमोडिटी या कितना गुड्स मार्केट में सप्लाई किया, उसकी हम एक टेबल बना लेंगे तो उस टेबल को क्या कहेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, an individual seller is willing to sell different quantities of tea at different prices. His individual supply schedule has been given below. It is clear from the table that the seller is willing to increase his supply in case of increase in प्राइसेज। तो यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल सेलर की बात कर लेते हैं, एक ऐसे फर्म ऑनर की या एक ऐसे सप्लायर की बात कर लेते हैं जो व्यक्तिगत रूप से सप्लाई कर रहा है, जो डिफरेंट प्राइस में और डिफरेंट क्वांटिटीज में टी का सेलिंग कर रहा है या फिर सप्लाई कर रहा है। तो चलिए इसे हम एक टेबल के द्वारा समझ लेते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, यहाँ प्राइस ऑफ टी पर केजी इन रुपीस में दिया हुआ है और क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इन केजी में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं कि टी की या चाय की जो कीमत है जब वह 5 रुपये है ना पर केजी, अगर 1 किलो चाय 5 रुपये कीमत पर है तो मार्केट में कितनी सप्लाई की जा रही है, 40 केजी सप्लाई की जा रही है। मतलब एक इंडिविजुअल सप्लायर के द्वारा 5 रुपये में या 5 रुपीस में 40 केजी सप्लाई की जा रही। क्या सप्लाई की जा रही है, टी। अब देखिए प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया बढ़ के, 5 से 5 था तो 6 हो गया। अब यहाँ पर प्राइस बढ़ गया है तो जो सप्लायर है उसने भी अपनी क्वांटिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 40 था तो 40 से कितना कर दिया, 50 कर दिया। अब प्राइस और बढ़ गया है ना, अब 7 रुपीस हो गया तो 7 रुपीस होने पर सप्लायर ने अपनी क्वांटिटी को फिर से बढ़ा दिया। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि प्राइस में और क्वांटिटी मतलब सप्लाई में सीधा संबंध हुआ करता है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, market supply schedule refers to a supply schedule that represents the different quantities of a product that all the suppliers in the market are willing to supply at different prices। अभी हमने क्या देखा था, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखा था। अब देखते हैं हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्या है। आप लोग ना देखते होंगे कि मार्केट में कोई एक शॉप तो नहीं होती है, कोई एक फर्म तो बस नहीं होती है ना, और भी फर्म हुआ करती हैं, और भी शॉप हुआ करती हैं, और भी सप्लायर हुआ करते हैं। एक ही सप्लायर तो हुआ नहीं करता है या एक ही बिजनेसमैन तो नहीं हुआ करता। तो मार्केट में बहुत सारे सप्लायर या बहुत सारे क्या होते हैं, बिजनेसमैन हुआ करते हैं। तो जब ये सारे बिजनेसमैन जो हैं, इन सब बिजनेसमैन की जो सप्लाई की जा रही है इनके द्वारा, जो डिफरेंट क्वांटिटी और डिफरेंट प्राइस में जो भी सप्लाई किया जा रहा है, उन सब की एक टेबल बना ली जाए और उस टेबल को हम क्या करें, एग्रीगेट कर दें, जोड़ दें, है ना, सबको मिला दें। तो क्या होगा, वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल कहलाएगा। सपोज देयर आर ओनली 3 individual A, B and C dealing in tea in the market and all of them have their respective supply schedules, then we can draw the market supply schedule by aggregating the individual supply schedules of all these 3 individual suppliers in the मार्केट। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि मार्केट में 3 ही डीलिंग सप्लायर हैं। कितने हैं, 3 हैं, सप्लायर ए, बी और
सी, या कह सकते हैं कि सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी, इनके द्वारा मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है। अब सप्लाई, जो मार्केट सप्लाई हमको निकालना है, अगर हमको इंडिविजुअल निकालनी होती तो हम ए की अकेले निकाल लेते, बी की अलग निकाल लेते, सी की अलग निकाल लेते। लेकिन हमको जब अब मार्केट सप्लाई शेड्यूल चाहिए तो हम इन तीनों की एक तालिका एग्रीगेट कर लेंगे, एक साथ बना लेंगे, है ना। तो तालिका को देख लेते हैं यहाँ पर। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, प्राइस ऑफ टी पर केजी। यहाँ पर अभी आपने जो फर्स्ट टेबल देखी हुई थी, ये वही टेबल है जिसमें ये आपने देखा हुआ था, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सेलर ए है, सेलर बी है, सेलर सी है ना, और टोटल सप्लाई इन द मार्केट। तो सेलर ए के द्वारा कितनी सप्लाई की जा रही है, सेलर बी के द्वारा कितनी सप्लाई की जा रही है, और सेलर सी के द्वारा कितनी सप्लाई की जा रही है। तो जब 5 क्या है, जो प्राइस है टी का, जब 5 रुपीज़ होगा तो सेलर ए का 40, सेलर बी 10 और सेलर सी 30 केजी टी का सप्लाई कर रही है। तो जैसे जैसे प्राइस यहाँ पर बढ़ेगा तो वैसे वैसे जो सेलर है वो भी अपनी सप्लाई को क्या कर देंगे, वो बढ़ा देंगे, है ना। 6 रुपीज़ होने पर ए का 50, बी का 20 और सेलर सी 40 केजी सप्लाई करेगा। 7 रुपीज़ होने पर ए 60, बी 40 और सी 50 केजी सप्लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये तो है ना, अगर एक एक के ना कॉलम को आप देखेंगे तो ये इंडिविजुअल हो जाएगी, लेकिन जब इन सभी को जोड़ दिया जाए, इन सबको क्या कर दिया जाए, तो इनका टोटल कर दिया जाए, इन सबको जोड़ दिया जाए, तो जो हमको ना मिलेगा वो क्या कहलाएगा, टोटल सप्लाई इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में इतनी सप्लाई हो रही है। तो 40 यहाँ पर है या 40 यहाँ पर है, 10 और 30, जब इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 80। तो मतलब जो 5 रुपीज़ है तो 5 रुपीज़ में तीनों सेलरों के द्वारा 80 केजी टी सप्लाई की जा रही है। और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्केट सप्लाई भी बढ़ रही है। तो सप्लाई कर्व, अब हम देख लेते हैं कि सप्लाई कर्व क्या है। द सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। Supply curve can be of two types, individual supply curve and market supply curve। तो जो सप्लाई कर्व हुआ करता है जिसको हम पूर्ति वक्र या पूर्ति रेखा भी कहते हैं, जब पूर्ति तालिका को, अभी हमने जो टेबल देखी हुई थी ना, तो जो सप्लाई टेबल थी आपकी, जो सप्लाई शेड्यूल थी, तो उस सप्लाई शेड्यूल को जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, है ना, जब हम उसे रेखा चित्र द्वारा व्यक्त करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, सप्लाई कर्व कहेंगे। ठीक है, मतलब उस टेबल को, जो अभी आपने टेबल देखी हुई थी, उस टेबल को यदि हम क्या करें, एक रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दें तो उसे सप्लाई कर्व कहा जाएगा। अब जो सप्लाई कर्व है तो उसमें क्या है, वह जो सप्लाई कर्व है तो उसमें वस्तु की विभिन्न कीमत और उनकी विक्रय हेतु उपलब्ध मात्राओं के बीच पाए जाने वाले संबंध को बताती है या उनके रिलेशन को बताती है। अभी आपने देखा था ना कि कैसे प्राइस बढ़ रहा था तो सप्लाई भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइस होती है और जो सप्लाई हुआ करती है उन दोनों में सीधा संबंध हुआ करता है। ठीक है, तो जो प्राइस है आपका, है ना, और जो क्वांटिटी सप्लाइड होती है तो वो एक पीरियड टाइम पर क्या की जाती है, सप्लाई की जाती है, और इन सब को हम एक सप्लाई कर्व पर शो करेंगे। सप्लाई कर्व कैन बी ऑफ टू टाइप्स, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व। अभी आपने देखा था कि जो टेबल बनी थी तो वो भी 2 प्रकार की थी, 2 टाइप्स के थे। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल था, मार्केट सप्लाई शेड्यूल था। तो उन्हीं के बेस पर जब हम कर्व को बनाएंगे तो एक इंडिविजुअल कर्व भी बनेगा और दूसरा मार्केट सप्लाई कर्व भी बनेगा। ठीक, तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, whereas मार्केट सप्लाई कर्व इज द रिप्रेजेंट ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो व्यक्तिगत तालिका होती है
उसके आधार पर जब कर्व बनाया जाता है या व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बनाया जाता है तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहते हैं। और जो मार्केट के बेस पे बनाया जाएगा तो उसे मार्केट सप्लाई कर्व कहेंगे। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि सप्लाई कर्व क्या है। तो आप यहाँ पर तो क्या देख रहे होंगे, सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ओ एक्स रेखा पर जो एक्सिस है आपका उस पर क्वांटिटी शो की गई है और ओ वाई पर प्राइस को शो किया गया है। एस रेखा जो गई है आपकी वो सप्लाई कर्व है और सप्लाई कर्व आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दाएं से ऊपर चढ़ते हुए है ना। मतलब जो एस कर्व है आपकी वो ऊपर चढ़ रही है। मतलब क्या हो रहा है इसका मतलब है कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई कर्व भी ऊपर चढ़ेगी और प्राइस डाउन होगा तो सप्लाई कर्व भी डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए इसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट में प्राइस आपका दिया हुआ है तो ये प्राइस होने पर मात्रा कितनी हो रही है, ओ क्यू, है ना। तो किसी वस्तु की ओ क्यू मात्रा क्या हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। जब प्राइस कितनी है, ओपी प्राइस होने पर मात्रा ओ क्यू है ना। ओपी प्राइस होने पर मात्रा कितनी है, ओ क्यू है। और यदि प्राइस बढ़ जाए, अभी प्राइस कितना था, पी था, अब प्राइस बढ़ के P1 हो गया और जब प्राइस बढ़ के P1 होगा तो मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। प्राइस बढ़ा, P1 हुआ और मात्रा बढ़ के कितनी हो गई, Q से Q1 हो गई। तो यहाँ पर मात्रा क्या हो गई या सप्लाई क्या हो गई, बढ़ा दी गई। क्यों बढ़ा दी गई, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। अभी हमने पढ़ा भी है कि प्राइस बढ़ेगा तो आपकी क्वांटिटी या सप्लाई भी बढ़ जाएगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि प्राइस आपकी घट जाए, प्राइस क्या हो जाए आपकी, घट जाए, तो प्राइस घटने पर आपकी मात्रा भी घट जाएगी। प्राइस आपका P था तो Q क्वांटिटी थी, लेकिन प्राइस घट के P2 हो गया तो क्वांटिटी भी घट के Q2 हो जाएगी। इतनी मात्रा आपकी घट गई और यदि प्राइस बढ़ा था तो इतनी मात्रा आपकी बढ़ गई थी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पूर्ति वक्र है या पूर्ति रेखा है या जो सप्लाई कर्व है वह क्या करता है, वह वस्तुओं के जो मात्रा होती है और जो कीमत होती है उनके बीच के संबंध को बताती है। कैसा संबंध बताती है, उसने बताया ना कि यदि प्राइस बढ़ेगा तो वस्तु की सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस घट जाएगा तो वस्तु की मात्रा या फिर क्वांटिटी भी घट जाएगी। तो इस तरीके से जो पूर्ति वक्र है वह हम यहाँ देखते हैं। लेकिन अब ये मान लिया जाता है कि जब हम पूर्ति वक्र को बना रहे हैं, है ना, पूर्ति वक्र को बना रहे हैं तो तब क्या क्या मान्यताएं होनी चाहिए या उनको बनाते समय क्या माना जाता है। While making the supply curve, we assume that certain prices are given and they are constant. There is no change in the income, taste, nature, etc. of the buyer and the seller. There is no change in the prices of the factors of production and technical नो हाउ। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो पूर्ति वक्र है जब उसको हम बनाएंगे, उसका निर्माण करेंगे तो ये मान लिया जाता है कि जो प्राइस हैं वो कैसे हैं, वह स्थिर हैं, उनमें किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथ में क्या है कि जो आपका वायर है और जो सेलर है, जो क्रेता है, जो विक्रेता है, तो उनके इनकम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। उनके टेस्ट में मतलब उनकी रुचि में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनके नेचर में, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसको कैसे मान लिया गया है, वह स्थिर मान लिया गया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि और साथ में ये भी माना गया है कि जो उत्पादन के साधनों की कीमत होती है ना, उत्पादन की जो साधन की कीमत होती है और जो तकनीकी ज्ञान होता है, टेक्निकल नो हाउ है, तकनीकी ज्ञान है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कब होता है, ये कब मान लिया जाता है, ये तब माना जाता है जब हम पूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व को बनाते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह पैराग्राफ खत्म होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ सप्लाई। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।